अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ का डेट है बेटा 21 अप्रैल और दिन है मंगल। आज स्टूडेंट्स हमने आपका सबक नंबर 10 जो है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर उसका आगाज़ करना है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 निकालें। वहाँ पे आपको जो है मुसन्निफ़ का मुकम्मल तारुफ़ जो वो दिखेगा, प्लस आपको लाइंस मार्क हुई भी नज़र आ रही होंगी। आपने क्या है कि इन लाइंस को फॉर MCQs हाईलाइट कर लेना है या मार्क कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम मुसन्निफ़ का बाकायदा तारुफ़ करते हैं। शफ़ीक़ुर रहमान का तारुफ़ करवाने से पहले आपको बताते चलूँगी कि उनका सन पैदाइश 1920 है। आपका जाए पैदाइश आप जलंधर में कलानूर के मुकाम पर जो है पैदा हुए थे। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद आप जो हैं आप आर्मी के शोबे से मुंसलिक हुए और मेजर जनरल के ओहदे तक आपने तरक्की की और उसके बाद आप जो है वो रिटायर हुए। यहाँ पे मज़ीद बताती चलूँगी कि 1980 में आप अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से भी रहे। उसके अलावा यहाँ पर आपको उनकी कुछ तसनीफ़ के बारे में बताती चलूँगी। उनकी तसनीफ़ में किरने, दजला, शगुफ़ा, हमाकतें और मदोजज़र, ये इनके कुछ ऐसे मजमूए थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। उनका सन वफ़ात जो है वो 2000 था। ये था शफ़ीक़ुर रहमान का मुख्तसर सा तारुफ़। अब बेटा अगर आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर जो है 73-9 वो निकाल लें तो यहाँ पे आपको जो है टाइटल नज़र आ रहा होगा सबक का कि मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। अब इस सबक में हमें आपको एक बताते चलूँ कि जो शफ़ीक़ुर रहमान है वो एक मज़ाह नगार हैं। निगारी के ज़रिए जो शफ़ीक़ुर रहमान है उसके ही पर्दे में हमें मुख्तलिफ़ परिंदों से मतलब हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मज़ाह निगारी के ज़रिए जो है शफ़ीक़ुर रहमान मुस्लिम जानवरों और परिंदों की मिसालें देखकर हमारे बाज़ माशरती रवैयों पर चोटें कर रहे हैं। तो हम सबक का आगाज़ करते हैं ताकि हमें बाकायदा पता चले। सबसे पहले यहाँ पर कव्वे का जिक्र है कि कौवा क्या है। अब आपको जो लाइंस मार्क हुई भी नज़र आ रही हैं उन लाइंस को आपने MCQs के लिए मार्क करते जाना है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कौवा। कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। ऐसा मूड जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, वो काई काई करता है। काई के मायने क्या है, मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं। कौवे काले होते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। यहाँ तक मार्क करना है आपने। आपको जो लाइंस मार्क हुई भी नज़र आ रही हैं, मैं एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ आपको कि उनको मार्क कर लीजिएगा। कौवा स्याह क्यों होता है इसका बताना बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। मैदान के बाशिंदे रहने वाले इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कौवे होते हैं। कौवे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है। बदनुमा यानी कि बदसूरत या बुरा, क्योंकि वो मामूली कौवे के हजम जिसामत में ज़्यादा होता है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़ के जाता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है और चनाचा वो सब कुछ देखना चाहता है। ये कौन नहीं चाहता। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है। मसरूर यानी कि खुश रहता है। हर लहजे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है। हर लहजे यानी कि हर पल के बाद। और फिर किसी दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफ्तन यानी कि अचानक लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हफ्ज़ाने सेहत की असूलों, हफ्ज़ाने सेहत यानी कि सेहत की हिफाजत का जो इल्म है उसके मुताबिक असूलों का ज़रा ख्याल नहीं रखता। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। इसका अकीदा है, अकीदा यानी कि ईमान है कि ज़्यादा फिक्र करना असाबी बना देता है। असाबी यानी कि बीमार कर देता है। कौवे से हम कई सबक सीखते हैं। कौवा संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कौवे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगा के उड़ रहे हैं। कौवे फिक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन कभी खोए नहीं। शाम के वक्त कई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कौवे हों। अगर आप कौवों से नाला हैं, नाला यानी कि नाराज़ हैं, तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला हैं। इस लाइन को मार्क करें कि अगर आप कौवों से नाला है तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला है। तो ये कौवे के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ने लगे हैं बुलबुल के बारे में।
बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, सिवाय वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि इसे आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ छोड़ देख लिया है। हम हर खुशगुलू यानी कि सुरीले परिंदे को बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कि कोहे हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहे हिमालय के दामन में शाये नहीं होते। दामन यानी कि वादी और कोहे हिमालय क्या है? बरसगी पाको हिंद के शुमाल में जो है एक बुलंद पहाड़ है जिसको हम कोहे हिमालय कहते हैं। ठीक है, आगे है कि आमतौर पर बुलबुल को आहोजारी की दावत दी जाती है और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे बुलबुल होना काफ़ी मुज़ायका खेज होता है। मुज़ायका खेज यानी कि मज़ाहिया होता है। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात के बुलबुल की टहनी पर रात के गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला शेवन यानी कि रोना करते देखा था। कम से कम इसका ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज़ नाला शेवन। रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खाने की ज़िंदगी है। मार्क करें इस लाइन को। यानी कि गमज़दा और खानगी यानी कि घरेलू ज़िंदगी, जिसकी वजह ये हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महसूस करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती। महसूस यानी कि खुश करने के लिए इसे अपनी फ़िक्र ही नहीं छोड़ते। बुलबुल पक्के राग अलापती है या कच्चे, बहरहाल इस सिलसिले में बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का अलाप नहीं लेती। अलाप यानी कि गाना बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाएँ तो इसे खामोश करा सकते हैं। और क्या चाहिए। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती। इसका ख्याल है कि वो पहले ही से वहाँ है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। हमारे अदब को देखते हुए बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। आगे हम बेटा ये था बुलबुल के बारे में पढ़ा, अब हम आगे भैंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। मार्क करिएगा जो लाइन्स मार्क होती हुई नजर आ रही हैं। मोटी और खुशतबा होती है। खुशतबा यानी कि मिजाज वाली। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइस मुसरत है। मुसरत यानी कि खुशी का बाइस है। भैंस का हम असर चौपाया 4 पाँव वाले जानवर को कहा जाता है। गायें दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़िक्र सिर्फ हमें ही नसीब है। तिब्बत जो है चीन का इलाका है। तिब्बत में गाय के वज़न पे पुटसरा जो है एक पहाड़ी गाय को कहा जाता है। पुटसरा गाय होती है। सुरा जो है पहाड़ी भैंस यानी कि कहीं नहीं होती। भैंस के बच्चे बिल्कुल शक्ल सूरत में ननिहाल और ददियाल दोनों पे जाते हैं, लिहाजा फ़िरकीन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले कि हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गिराज तक नहीं होता, जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी बुद्धि नहीं होती, बुद्धि यानी कि बुरी नहीं होती, मगर कुछ होती ही हैं। दूर से ही पता चलाना मुश्किल है कि भैंस इस तरफ आ रही है उस तरफ जा रही है। और रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वाला शेर याद आ जाता है। रुखे रोशन यानी कि खूबसूरत चेहरा और शमा यानी कि दिया। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद शरीरी हो सकती, यानी कि दुबली पतली। नहीं गा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला जगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। जगाली करना यानी कि मुंह चलाते रहना। वो अक्सर नीमबाज आंखों से उफ़ को तकती रहती है, उफ़ की यानी कि आसमान को। और नीमबाज आंखें आधी खुली आधी बंद आंखें। लोग क्या सराइयाँ करते हैं, क्या सराइयाँ यानी कि अंदाजे लगाते हैं कि वो क्या सोचती है। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का। भैंस का हाफजा कमज़ोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। इसे हल में जोतने की स्कीम नाकाम साबित हुई क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अजली सुस्त है। इसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़ा बेटा भैंस का तारुफ थोड़ा सा। अब हम पढ़ने लगे हैं उल्लू। उल्लू बुर्दबार यानी कि बर्दाश्त करने वाला और दानिशमंद यानी कि अक्लमंद। वो खंडरों में रहता है, लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी हैं। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोज़नामचों में अक्सर किया है।
रोज़ रामचंद्र से मुराद यहाँ पे आप डायरी ले सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अक्सर किया है लेकिन इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकी। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं, मेरे ख्याल में 5-6 किस्में काफ़ी थी। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं, एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देख लेने के मुतरादिफ है। मुतरादिफ यानी कि बराबर है। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। रोज़मर्रा के उल्लू को बूम कहा जाता है, इससे बड़े को चुगत और चुगत से बड़ा उल्लू अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। दिन भर उल्लू आराम करता है और रात भर हू हू करता है। हू हू यानी कि आवाज़ें निकालना उसकी। इसमें क्या मसलहत पोशीदा है, यानी कि हिकमत पोशीदा है। मेरा क़यास इतना ही सही है, क़यास यानी कि अंदाज़ा जितना कि आपका। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफ़ा पढ़ता है। अगर ये सच है तो वो इन खुद पसंदों से हज़ार दर्जे बेहतर है जो हर वक्त मैं का विर्द करते रहते हैं। शौक़ और बतूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है क्योंकि वो चुपचाप रहता है और गालिबन हंसी मज़ाक यानी कि हंसी मज़ाक के हिस्स से महरूम रहता है। बहुत से लोग महज इसलिए जी फहम यानी कि अक्लमंद समझे जाते हैं कि वो कभी नहीं मुस्कुराते। तो स्टूडेंट ये थे हमने आपके सबक नंबर 10 जो है वो सफ़ा नंबर 81 तक पढ़ा। फर्दर हम इसका कल जो है दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आपने यहाँ तक जो है वो मार्क कर लेना है और अपने मीनिंग्स को जो है और तारुफ को जो है वो अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है।